हेलो नालायकों, कैसे हो। 3.2 बोले थे तुम लोग को बनाने के लिए कि तुम लोग कंप्लीट कर लेना उसको, लेकिन पता नहीं बनाए तो नहीं होगे। अगर बना लियो तो बहुत अच्छी बात है। कुछ कुछ अगर डाउट है तुम्हारा तो हम क्लियर करते हैं। अभी आज एक डिस्कस करेंगे तुमसे 3.2, राइट। चलिए निकालिए एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज में मतलब ज़्यादा दम नहीं है, बिल्कुल भी दम नहीं है, बहुत आसान है। क्योंकि एडिशन और सब्सट्रैक्शन बेस है, मल्टीप्लिकेशन बेस है, बस कैलकुलेशन एरर मत करना तो एल्स एवरीथिंग इज़ फाइन। जो तुम्हारा पहला नंबर सवाल है, देखो पहला नंबर एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ ए इज इक्वल टू 2 4, इसे बता नहीं रहे, बस एक सवाल ऐसे डिस्कस कर लेते हैं तुमसे। बी इज इक्वल टू 1 3 -2 5 एंड सी इज इक्वल टू -2 5 3 4। तुमसे कह रहा है कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तुमसे निकालना है a + b, a - b 3 - c, तो तुम जानते हो सिंपल। अगर तुमको a + b निकालना है तो सिंपल a और b को जोड़ देना है। 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 में से 2 क्या 1 और 5 और 2, जिसे एल्जेब्रिक सम करते हैं। तुमको इसका पहले हम एप्लीकेशन बता चुके हैं। दूसरा है a - b, तो इस तरीके से तुम बना सकते हो। घटाओगे 2 में से 3 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, तो 1 4 - 3 क्या 1 3, माइनस करोगे तो देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 + 2 5 एंड 2 - 5 करोगे तो -3। इस तरीके से तुम्हारा बनता चला जाएगा। और तुमको ए बी और प्रोडक्ट करना, तुम काफ़ी कुछ मतलब काफ़ी एग्जाम्पल करा दिए थे, तो बन जाना चाहिए। अब जैसे कह रहा है कंप्यूट द फॉलोइंग, तो ये तो है आसान भाई, जुड़ना है सिंपल a + b। और ये कुछ सवाल जैसे a² + b² है। दूसरा एक्सरसाइज में देखो, दूसरा एक्सरसाइज का सवाल मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम कह रहे हैं। तुम देख रहे हो, जब तक इसमें एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं आता है ना कुछ भी, तब तक तुम्हारा कॉलम नहीं रुकेगा। सिंपल प्रोडक्ट एडिशन है तो तुमसे ये बन गया होगा सारा कुछ, हमको जहाँ तक लगता है। दूसरा नंबर सवाल देखो, तो 1 नहीं बताते हैं, देखो सेकंड बताते हैं, बाकी जोड़ना तो तुमको आता ही है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है a² + b, तुम देख रहे हो यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा a² + b² b² + c², a² + c² a² + b², 2ab 2bc -2ac -2ab। इफ़ यू विल ऐड दिस, यहाँ हो जाएगा a² + b² + 2ab, लिख सकते हैं a + b² b² + c² + 2bc, लिख देंगे b + c²। समझ में आ रहा ना। a² + देखो -2ac हो जाएगा, ये a + c² और a² + b² हो जाएगा a + b²। तो ये पैटर्न है कि a² + b² + 2ab क्या होता है एल्जेब्रा का। तो थोड़ा सा एल्जेब्रा का टच है यहाँ पे आ गया हल्का, तुम वहाँ पे लिख के अकेले छोड़ नहीं सकते जब सिंपल देख रहे हो कि एल्जेब्रा वाला है सेक्शन। तो सिंपली थर्ड वाला जो इसका फोर्थ है, सेकंड का फोर्थ नंबर सवाल है, जो कह रहा है कि cos² x + sin² x। cos² x + sin² x का वैल्यू होता है 1, फिर sin², तो sin² + cos² हो जाएगा 1। तो सिंपल ऐड करोगे सबका वैल्यू 1 1 1 1। तो ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा एप्लीकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। सवाल नंबर 3 में सारा प्रोडक्ट निकालना है। जैसे कुछ कुछ करते हैं प्रोडक्ट, उनको तो हम बाकी 2:2 3:3 करा लिए। पर प्रोडक्ट करने के लिए क्या रूल होता है, समझ में आ रहा है। तुम पहले कॉन्सेप्ट देखियो कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर नहीं देखे हो तो हम तुमको नहीं बताना चाहते डायरेक्टली सवाल के कॉन्सेप्ट से कि तुमसे सवाल बन गया तो सब कुछ बन गया। हम एग्जाम्पल में तुमको पहले समझा चुके हैं, पहले लास्ट क्लास में तुमको बताए थे कि जितना भी जो भी हम प्रोडक्ट निकालते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, तो पहले चेक करते हैं कि कॉम्पैटिबिलिटी है कि नहीं दोनों मैट्रिक्स में प्रोडक्ट करने के लिए। कॉम्पैटिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, इफ़ यू आर फाइंडिंग a एंड b, तो इसका कॉलम और इसका रो आपस में इक्वल होना चाहिए। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3, यहाँ पे दिया हुआ है 2 3 4, हम दूसरा क्वेश्चन पिक किया ना। तो अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3:1, इसका हो जाएगा 1:3, ठीक। इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है, मतलब प्रोडक्ट कर सकते हैं। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर होगा 3:3 का, ठीक है। तो चलिए a × b करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका रो और कॉलम, तो एक रो और कॉलम को प्रोडक्ट करने से एक एलिमेंट मिलता है। मतलब कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, चूँकि आगे नहीं है इसमें, आगे चलेंगे। फिर हो जाएगा 3 1 जा 3 4 1 जा 4। तो पहला रो का काम खत्म। जैसे ही रो चेंज करोगे यहाँ भी रो चेंज हो जाएगा। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। दैट्स इट। 2 3 4 4 6 8 6 9 12, ठीक है।
तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए बी, बन गया। तो प्रोडक्ट करने के लिए तुमको पहले बेसिक में तुम्हारा आराम से हमको लगता है बन गया होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। जो टेढ़ा कुछ सवाल है, जैसे सवाल नंबर, टेढ़ा नहीं कह सकते, बस तुमको प्रोडक्ट करने में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। जैसे 2 1 3 2 -1 1 1 0 1 कैलकुलेशन एरर हो सकता है दोस्त, हम पता नहीं देख नहीं रहे एग्जैक्टली कि कितना आंसर है। ये इसका कितना हो जाएगा 3:2 एंड इसका 2:3। देखो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 3:3। प्रोडक्ट करते हैं यहाँ पे 2 1 जा 2 + 1 1 जा -1, 2 0 0 + 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 + 1, 3 1 जा 3 -2, 3 जा 0 + 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 + 2। समझ में आ रहा है ना, ये वाला रो से किए तो रो चेंज हो गया। फिर यहाँ पे करते हैं -1 × 1 -1 1 1 जा -1 -1 × 0 करेंगे 0, 2 1 जा 2 -1 1 जा 1 + 1। सॉल्व कर लो। तो प्रोडक्ट वगैरह इसलिए बहुत ही आसान है, यहाँ पे बताने लायक चीज़ नहीं है, तुम प्रोडक्ट कर लोगे सारा ना। चलो चलिए आगे चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। कह रहा है कि a + b, अच्छा तुमको क्या करना है, a + b निकालना है और b - c निकालना है। आराम से निकाल लोगे, a का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया है। सवाल नंबर 4 की बात कर रहे हैं। a और b को ऐड करना है और b और c को घटा देना है, और घटाते समय जो नॉर्मल नेगेटिव साइन है उससे मल्टीप्लाई करना मत भूलना। और वेरीफाई करना है तुमको भाई एसोसिएटिव लॉ, a + b - c, पहले एक b और c को घटा लेना है। देखो सवाल नंबर 4 में यहाँ दिया हुआ है a + b - c। तो इस पहले क्या करोगे, LHS में b - c को घटा लो, फिर a से जोड़ो, तो यहाँ LHS आ जाएगा। इसमें a + b को पहले ऐड कर लो, फिर c से घटा लो, तो यहाँ RHS आ जाएगा, दोनों इक्वल आना चाहिए, आ जाएगा तो बन जाएगा। अच्छा 5th नंबर क्वेश्चन फिर से कह रहा है कि a दिया हुआ है ये दिया हुआ है, तुमको निकालना क्या है। यहाँ पे कह रहा है फाइंड 3a - 5b। ये तुमको पता था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा मैट्रिक्स में। 3a मतलब सबको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा 2, 3 से 3 कट जाएगा, 3 1 जा 3 5 1 2 4 7 3 2 जा 6 2, ये आ गया -5b 2 3 5 1 2 4 7 6 2। बाकी नीचे 5 से 5 कट जाएगा, हटा दो, सिंपल। सिंप्लीफाई cos थीटा। अब यहाँ पे सवाल नंबर 6। मैट्रिक्स बहुत आसान है यार, खास करके इन सारे सेक्शंस में तुमको बताया था कि अनटिल जब तक इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं आता ये आसान है, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही अगला कॉन्सेप्ट आएगा थोड़ा थोड़ा ये अपना रंग बदलेगा, ठीक है। सवाल नंबर 6 देखो, यहाँ दिया हुआ है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। प्रोडक्ट करते हुए तो रहेगा cos इंटू cos स्क्वायर थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा, और यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा sin स्क्वायर थीटा। इफ़ यू विल ऐड cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, sin थीटा cos थीटा तो 0 0 1 हो गया। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे सवाल नंबर 7 में देखो, इन सारी चीज़ों का जिक्र नहीं था, तो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट का मतलब जैसे एलजेब्रा तुम पढ़े हो, राइट। अब एलजेब्रा पढ़े हो तो उस वाले कंडीशन में
सवाल नंबर 7। यहाँ पे हम तुमको सवाल नंबर 2 बताते हैं। चलो देखो, ये कैपिटल X दिया हुआ है, देखो ध्यान से समझना। देखो अलजेब्रा में तुम वहाँ पे 10th में करके आए थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बट एक बात मेक श्योर करना है कि जो x और y है यहाँ पे मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मैट्रिक्स में तुम एलिमिनेशन मेथड जानते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड जानते हो, जो यूज़ करना है कर सकते हो। अब यहाँ पे 2 है, चलो इसको x को एलिमिनेट करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, इसको 2 से। तुम चाहो तो y को भी कर सकते हो। यहाँ कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y, और यहाँ हो जाएगा 2 3 जा 6 3 3 जा 9 4 3 जा 12 0। जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6x प्लस 2 2 जा 4y, और यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 4 2 5 2 जा 10, ये हो जाएगा नेगेटिव। ये कट गया। अब सिंपल ऐड करना है, 9 में से 4 गया 5 कैपिटल Y, और यहाँ क्या सिंपल घटा देना है, तो 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 12 में से 2 गया 10, और 0 माइनस 10 तो माइनस 10, यानी y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/5 1 2 माइनस 2। देखते हैं आंसर यार, उतना दिन से आंसर नहीं देख रहे हैं। 7th का सेकेंड। ओके -13 हो जाएगा, सॉरी 9 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा 13, ही हो जाएगा 13/2 2 1 2 5 2 10 14/5 अच्छा 12 और 2, देखो यहाँ भी गड़बड़। I'm subtracting ना 2 3, हाँ माइनस होगा यहाँ पे, माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना 14। देखो क्वेश्चन में एरर है, इसलिए बोले कि हर वर्ड में गड़बड़ है -2, ठीक है। 2/5 13/5 13/5 14/5 और -2 क्वेश्चन भी गलत था, तो इस तरीके से बन जाएगा। और सिंपल जब y निकल गया तो x निकाल सकते हो तुम पुट करके। ये हो जाएगा 2x प्लस 3 × y, हो जाएगा 2/5 13/5 14, या इसको ऐसे रखे हो यहाँ से समझ लो, 2x है 2x दे तो यहाँ हो जाएगा 2 3 4 0, यहाँ हो जाएगा -3y, और y की जगह पुट कर देना, यहाँ हो जाएगा 2 3 4 0 -3 × y की जगह हो जाएगा कितना 2/5 13/5 14/5 एंड -2। प्रोडक्ट कर दो, घटा दो, बन जाएगा ना। ये हो गया सवाल नंबर 7, ठीक है। सवाल नंबर 8 बिल्कुल सेम है ऐसे ही। देखो 8 नंबर सवाल में क्या करना है कि हमको एक्सरसाइज सॉल्व करवाने का भी मन नहीं था, बट कुछ कुछ कॉन्सेप्ट होता है हम देखिए वहाँ पे नहीं आना चाहे, क्वेश्चन में एकदम ही जानी है, इसलिए 2x + y इज इक्वल टू 1 0 -3 2। अब यहाँ पे तुम्हारे पास ना y दे दिया है 3 2 1 4, यानी 2x इज इक्वल टू ये 1 0 -3 2 और ये -y हो जाएगा 1 0 -3 2, और ये जो -y दिया है इसको क्या लिख सकते हैं 3 2 1 4। बस घटा दो यहाँ से, x इज इक्वल टू 1/2 समथिंग, और यहाँ जो सॉल्व करने पे आएगा लिख लेना। अच्छा सवाल नंबर 9, ये इक्वल मैट्रिक्स पे है, ध्यान से देखना। चलेंगे 2 1 3 0x प्लस y 0 1 2 5 6। तुमसे बन गया होगा ये सारा सवाल, हमको लग रहा है। ये हो जाएगा 2 1 जा 2 3 जा 6 0 2x प्लस y 0 1 2 5 6 1 8। ये हो जाएगा 2 + y, ऐड करने आता है सबको 6 1 2x + 2, ठीक है। 2 + y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 + y इज इक्वल टू 5, यानी y इज इक्वल टू 3, 2x + 2 इज इक्वल टू 8,
2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3, x3 और y भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। देख लो सवाल नंबर 9। हाँ ठीक है, x3 y3। सवाल नंबर 9 बिल्कुल 10 भी ऐसा ही है, समझ में आ रहा है। प्रोडक्ट करके ऐड करोगे और इक्वेट करके इस तरीके से, जैसे यहाँ पे सिर्फ x और y निकालना था, वहाँ x y z और t सब निकाल लेना, ठीक है। सवाल नंबर 11 एकदम सेम है, सवाल नंबर 12 भी एकदम सेम है बिल्कुल। तो इन सारे सवालों में बिल्कुल वही करना तुमको, ऐड करके ये सारे सवाल तुमसे एकदम ही आसानी से बन जाने चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे। सवाल 10 से 11 12 इन सब का पैटर्न बिल्कुल सेम है, इसलिए हम बिल्कुल डिस्कस करने वाले नहीं है, तुम खुद से बना लोगे। चलते हैं आगे। 13 fx, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे ना fx वर्ड का प्रयोग किया गया है। fx मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑफ x, सिंपल। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ अगर fx लिखा है तो जहाँ पे x है वहाँ x लिख देंगे। फंक्शन का मतलब क्या होता है समझो ध्यान से। इफ आई एम सेइंग कि fx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि वी कैन राइट इट एज, मान लो ft लिखना है तो हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। तो यहाँ के अंदर जो वेरिएबल है बस उस वेरिएबल को रिप्लेस कर देना है, दैट्स इट, ये होता है। तो अब fx दे दिया, तुमसे कह रहा है यहाँ पे कि सो दैट कि अगर आप fx पुट करते हैं उसको fy से प्रोडक्ट करते हैं तो fx प्लस y आ जाएगा, सिंपल है। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन में x पुट पुट किया हुआ है, तो पहले एलएचएस लेते हैं, देखो ध्यान से। तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स cos x 0 0 0 1 को प्रोडक्ट करेंगे fy से, बस यहाँ पे x को रिप्लेस कर देंगे y से, हो जाएगा cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, प्रोडक्ट करना है दोनों को। cos x इंटू यहाँ का ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा cos x इंटू cos y, cos x प्लस cos x cos y, फिर माइनस साइन एक्स टू साइन वाई हो जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई, और 0 इंटू 0 करेंगे, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डन। फिर क्या है cos x इंटू साइन वाई माइनस cos x साइन वाई, फिर माइनस साइन एक्स cos y, और 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर cos x इंटू 0 0 साइन एक्स इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, ये हो जाएगा 0। ये हो जाएगा cos साइन एक्स cos y प्लस cos x साइन y, और 0 इंटू 0 करेंगे, देख रहे हो ना, ये वाला रो और ये वाला कॉलम, फिर ये वाला रो और ये वाला कॉलम, साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई cos x cos y। देखो अब आगे ट्रिग्नोमेट्री, तुमको बताया था कि इसके पास अकेले का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है जो इसको बैलेंस कर दे, कुछ ना कुछ इसके पास वो अपना तिक्रम लगाना चाहेगा। अब 0 इंटू 0 करेंगे, ये 0 ही हो जाएगा, 0 0 0 1 0 0, ये भी 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0, और लास्ट में हो जाएगा 0 इंटू 0 0 0 इंटू, देखो ये वाला रो और ये वाला कॉलम, पहला 0 इसका 0 इसका भी 0, और 1 बन जाए 1। ये हो जाएगा cos x cos y sin x sin y, ये इसको क्या लिखते हैं cos x प्लस y का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा sin x cos y cos x sin y, नेगेटिव कॉमन हो जाएगा sin x प्लस y, सिंपल। 0 ये हो जाएगा sin x प्लस y, ये हो जाएगा cos x प्लस y 0 0 0 1। अब देखो ये क्या आ गया अल्टीमेटली, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे x प्लस y, यानी हो जाएगा f x प्लस y। ये इन कॉन्सेप्ट्स को समझना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है इस तरीके से देख लो। fx इन टर्म्स में दिया था, बड़ा कन्फ्यूज़न हुआ था हमको स्टार्टिंग जब ये सवाल दिखे थे, बट अल्टीमेटली तुमको समझ में आ गया कि क्या है कि फंक्शन में जहाँ अगर यहाँ पे ft लिखता तो t लिखते, और प्रूफ करने में अगर यहाँ t स्क्वायर है तो t स्क्वायर आना चाहिए था। fx प्लस y मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ x दिया हुआ है वहाँ का वैल्यू वो होना चाहिए, ठीक, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत।
एफ एक्स प्लस वाई समझ में आया? एफ एक्स प्लस वाई मतलब जहाँ पे एक्स रखे थे तुम, जहाँ पे वाई रखे तो वहीं पे एक्स प्लस वाई रखो, तो यही तो आ जाएगा। देखो ये तो ट्रिग्नोमेट्री आ गया। अब तुमको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री से तुम्हारा कभी पीछे नहीं छूटने वाला। और मैट्रिक्स डिफिकल्ट नहीं है अंटिल जब तक उसमें और भी कॉन्सेप्ट मिक्स नहीं होता। अगर और कॉन्सेप्ट मिक्स हो गया तो ये बेटर नो कि कितना डिफिकल्ट हो सकता है कॉन्सेप्ट। 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया तो अभी हम लोग सीखेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलें आगे, चलें। देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 14 बहुत आसान है। तुमको बताया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, राइट। ए बी इज जनरली नॉट इक्वल टू बी ए, बस यहाँ पे करना है। अब इसमें इक्वल मत ले आना तुम लोग, जब इक्वल लाना रहता है तो इक्वल आता नहीं है। अब इसमें तो गलत ही प्रूफ करना है ना। ये पहले से सवाल जो गलत भी बनाओगे तो गलत आएगा, बट मेक श्योर करना कि प्रोडक्ट तुम्हारा सही हो। अगर प्रोडक्ट सही करोगे तो ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं आना चाहिए। इन सारे सवाल को करना, जैसे जानते हो तुम्हारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्ट्रांग होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्ट्रांग होगा तो तुम्हारा बाकी ज़्यादा कमांड बनेगा इन सवालों पर, ठीक है ना। इसलिए 14 नंबर सवाल बहुत आसान है। चलिए सवाल नंबर 15 की तरफ। और 15 नंबर सवाल स्टार्ट करने से पहले तुमको बताया था लास्ट क्लास में कि हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, ठीक। चलिए तो उसको करने के लिए सबसे पहले लिखो मैट्रिक्स। और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो तुमको हम बताएंगे। कल बोले थे कि आज क्लास में करेंगे, हमको याद नहीं रहा। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स एन माइनस टू प्लस ज़ीरो डॉट प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन और ए एन इज पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स। ये तो जानते ही हो पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पाई क्वाड्रेटिक, 5 डिग्री 6 डिग्री। तो वही सेम है कि यहाँ पे अगर मैक्सिमम डिग्री 1 है तो लीनियर हो जाएगा, 0 है तो कांस्टेंट हो जाएगा, 1 है तो लीनियर हो जाएगा, 2 है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, 3 है तो क्यूबिक हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। देन मैट्रिक्स पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज एफ ए, ठीक है। अब ए क्या बताते हैं, यहाँ पे लिख दोगे ए नॉट ए, ठीक है, ए पावर एन। ए पावर एन मतलब अब यहाँ पे ए पे कंडीशन अभी नहीं लगाए, बताएंगे तुमको। यहाँ हो जाएगा ए स्मॉल ए पावर ए एन माइनस वन, फिर ए टू स्मॉल ए पावर एन माइनस टू डॉट डॉट, लास्ट में ए एन माइनस वन इंटू कैपिटल ए, और लास्ट में हो जाएगा ए एन इंटू आई। अब ये आई क्या है ध्यान से समझना। देखो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल डिफरेंट नहीं है एल्जेब्रिक से। यहाँ पे अगर ए एक्स जो है वो एल्जेब्रा है तो यहाँ पे ए जो है स्क्वायर में लिख देंगे यहाँ पे, वेयर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बिल्कुल ये सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे ए कोई मैट्रिक्स है तो उसका पावर क्यूब तुम निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे सपोज करो कि हम यहाँ लिख दिए एफ ए, तो यहाँ लिख देंगे 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस आई। ये क्वाड्रेटिक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल हो गया। आई क्यूब यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता। मान लो यहाँ पे सिर्फ 3 लिख देते तो यहाँ पे मैट्रिक्स कंपेरेबल है। ए स्क्वायर है मान लो, स्क्वायर इसका भी ऑर्डर 2 इसका भी ऑर्डर 2, तो ये दोनों तो ऐड हो जाएगा, बट 3 का क्या, यहाँ पे लिख देंगे आई। फिर लिख देंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। तो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3i, ओके। अब यहाँ पे a की जगह कुछ भी कह दो तुमसे। अब एक सवाल देखते हैं, समझ में आ रहा है। तो मैट्रिक जो पॉलिनोमियल होता है तुम्हारे पॉलिनोमियल फंक्शन, उसमें वेरिएबल की जगह मैट्रिक्स रख दो। और एक और बात कि कांस्टेंट अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वहाँ पे कांस्टेंट हो गया तो मैट्रिक्स बनेगा कैसे। इसलिए हम लोग कांस्टेंट के साथ यहाँ क्या लिखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर क्या होता है, जो मैट्रिक्स ऑर्डर पहले दिया, हालांकि कहीं कहीं मेंशन करता है I1 I2 I3। I1 मतलब 1:1 ऑर्डर का, I2 मतलब 2:2 ऑर्डर का, I3 मतलब 3:3 ऑर्डर का, ठीक है। तो इस सेम बेस पे है अगला सवाल, निश्चिंत होकर तुम बनाओ, ठीक है। नोट कर लो इसको कॉन्सेप्ट कॉपी में ना, ये तो हम बोले क्लास में बताएंगे। देखो सवाल
15। तुमसे कह रहा है फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। दिस इज अ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल और यहाँ पे a का वैल्यू दे दिया है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। प्रोडक्ट करने आता है तुमको ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर पुट करना है या ए पुट करना है, आई का वैल्यू कितना हो जाता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इन सबको पुट करना है, आंसर ले आना ए स्क्वायर का। ये तो उसी तरह सवाल है कि मान लो एफ एक्स दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड द क्वेश्चन इज सेइंग कि फाइंड f1। तुम पुट करोगे नहीं 3 इंटू चलो फाइंड f2 2 2 सा 4 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना रहेगा 3 4 जा 12 प्लस 4 प्लस 1। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ से हम काम ए स्क्वायर को प्रोडक्ट करके लिखना, ए स्क्वायर ए इंटू ए कर देना, यहाँ पे ए लिखना, आई और सबको जोड़ घटाव कर देना, लास्ट में आ जाएगा। सवाल नंबर 16 सेम सवाल है, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कह रहा है कि ए क्यूब कैसे निकालोगे ए स्क्वायर इंटू ए करके। सवाल नंबर 16 में ए क्यूब प्लस नहीं ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। इस सवाल में क्या करेंगे, पहले ए क्यूब निकालेंगे। ए क्यूब कैसे निकालेंगे, पहले तो ए स्क्वायर निकालेंगे, ए इंटू ए करके प्रोडक्ट कर देना, फिर ए क्यूब भी निकाल लेना अलग से। ठीक, अब इनको निकाल के ए क्यूब की जगह पुट कर देना, यहाँ ए स्क्वायर पुट कर देना, यहाँ ए पुट कर देना आई, सबको सॉल्व करना, लास्ट में नल मैट्रिक्स आना चाहिए 0 0 0 0 0 0 0 0 बन जाएगा। ये हो गया तुम्हारा सवाल नंबर 16। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। देखो सवाल नंबर 17, फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। क्वेश्चन तो सही लिखे 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे ए स्क्वायर करना है, बहुत आसान है ये भी। ए स्क्वायर यहाँ पे इसका प्रोडक्ट कर लो, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 2 4 माइनस 2, प्रोडक्ट करेंगे तो हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9 3 2 जा माइनस 6 एंड माइनस 2 2 जा प्लस 4 4 3 जा 12 4 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा माइनस 8 एंड 4 2 से माइनस 8 प्लस 4। तो ये निकल गया ए स्क्वायर तुम्हारा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर को यहाँ लिख देंगे और यहाँ कर देंगे के इंटू ए, यानी हो जाएगा कितना 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k माइनस 2 आई की जगह क्या कर देंगे 1 0 0 1। किसी एक को रिलेट कर सकते हो तुम सीधे, यहाँ पे 2k मिला है, 2k माइनस 1 इक्वल टू कितना 16 और 6 सब। तुम अगर तुम्हारा आंसर सही है तो सारी जगह मैच करेगा। 16 और 9 25 माइनस 2 4, पता नहीं गड़बड़ी में कैलकुलेशन इधर हुआ हो तो देख लेना। यहाँ हो जाएगा 3k माइनस 1 माइनस 2k 4k माइनस 2k माइनस 1। तुम कहीं से बनाओ 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 25, यानी 3k इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू 8। एट अजीब आ रहा, पता नहीं कैलकुलेशन एरर कहाँ पे हो गया। थ्री टू जा 6 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 4 3 माइनस 2 4 माइनस 2 3 3 9 माइनस 4 दुनिया 8। अरे इसलिए हर बड़ी में तुम समझ रहे हो, कर लेना कैलकुलेशन, देख लेना इजी है। तुम किसी भी पार्ट को इक्वेट करोगे सेम ही आंसर आएगा। यहाँ से देखो 3 3 जा 9 4 2 जा माइनस 8 3 2 जा माइनस 6 प्लस 4 4 3 जा 12
-8 एंड 2 4 जा -8 + 4, ये हो जाएगा 9 - 8 हो जाएगा 1 -2 4 एंड -8 + 4 -4, तो हो जाएगा 3k - 1 = -1, 3k = 2, k = 2/3. (17k = 1). -2 है, सॉरी, वन। कैलकुलेशन से बोल 1000 पड़ेंगे, तुमसे बन जाएगा आसानी से। चलते हैं देखो, सवाल नंबर 18। -tan α/2, tan α/2, 0. I is identity matrix of order 2 so that I plus A is equal to 1 minus A cos alpha minus sin alpha cos alpha। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ध्यान से सवाल में कि आई का वैल्यू 1। तो अब यहाँ से तुमसे कह रहा है कि LHS RHS बराबर है, तो LHS तो सिंपल है, I + A कर दिए। I का वैल्यू कितना है 1 0 0 1 प्लस A का वैल्यू कितना है 0 माइनस tan α/2 tan α/2 0, हो जाएगा 1 + 0 1 माइनस tan α/2 tan α/2 एंड यहाँ पे 1। ये तो तुम्हारा LHS आ गया। बट RHS में अब देखना ध्यान से, 1I - A cos alpha minus sin alpha cos alpha। I का वैल्यू कितना है 1 0 0 1 0 0 1 माइनस A का वैल्यू है 0 माइनस tan α/2 tan α/2 0 इंटू cos alpha माइनस sin alpha cos alpha। तो यहाँ पे जब करोगे सब्ट्रैक्ट तो हो जाएगा 1 tan α/2 माइनस tan α/2 1 इंटू cos alpha माइनस sin alpha cos alpha। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा cos alpha। अब तुम्हारे पास यहाँ सारा tan के टर्म में है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है cos के टर्म में। ठीक है, तो और यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला का भी यूज़ हुआ है, तो क्या करेंगे यहाँ से करेंगे 1 tan α/2 माइनस tan α/2 1। अब तुम्हारे पास मालूम है कि cos को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला चाहिए, और हाफ एंगल फॉर्मूला के साथ साथ एज वेल एज हम लोग को मालूम है कि cos अल्फा को tan के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर देखो ट्रिग्नोमेट्री आ गया यहाँ पे, cos अल्फा क्या लिख सकते हैं बताओ, लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर α/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर α/2। समझ गए, यहाँ मेन कॉन्सेप्ट यही था। साइन अल्फा क्या लिख सकते 2 tan α/2 1 माइनस tan स्क्वायर α/2 1 प्लस tan स्क्वायर α/2। वही साइन अल्फा यहाँ लिख देंगे, नीचे सेम हो जाएगा 2 tan α/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर α/2, और cos अल्फा को लिख देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर α/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर α/2। ठीक है, अब यहाँ पे इतना tan हो गया है, तुम चाहो तो इसमें एक छोटा सा काम कर सकते हो, चूँकि जब प्रोडक्ट और इसका ही खेल खेलना है। ये समझ में आ गया, हमको क्या प्रूफ करना है 1 माइनस tan α/2 tan α/2 1। ठीक है, याद रखना। चलो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तुम क्या करो ना, एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन कर लो, बोलो कि tan α/2 को हम p पुट कर दिए।
और यहाँ पी पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1t, कितना आसान दिखने लगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा ये। और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। प्रोडक्ट करते हैं तो हो जाएगा, यहाँ पे इसको ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ t है तो हो जाएगा प्लस 2t स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, करेंगे तो हो जाएगा 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस t माइनस टी क्यूब बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे करते हैं। माइनस टी इंटू दिस करेंगे तो हो जाएगा माइनस टी प्लस टी क्यूब बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड यहाँ हो जाएगा प्लस 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। सिंपल, यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अगले स्टेप में देखते हैं। अब देखो यहाँ पे सिंपल नीचे सोल्यूशन सेम आ जाएगा, 2t स्क्वायर में टी स्क्वायर बचेगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो सिंपल आ गया, 2t में से टी के क्वेश्चन में से 2t में से टी जाएगा तो t बचेगा ना। वन टू करेंगे और यहाँ हो जाएगा 2t इंटू करेंगे दिस, एंड ये हो जाएगा t 2t प्लस t करेंगे तो हो जाएगा 3t, नहीं माइनस t 1 1 टू किया था तो हो जाएगा 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ जाएगा t माइनस टी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अच्छा देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन छूट गया, शिट, वहाँ पे नेगेटिव साइन छूट गया, यहाँ पे एक और नेगेटिव होगा, ये नहीं हो जाएगा, ये माइनस 2t, तो माइनस 2t प्लस टी करेंगे तो हो जाएगा माइनस टी क्यू बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा t माइनस टी, तो हो जाएगा 2t में से t जाएगा तो बचेगा t प्लस टी क्यू बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे नेगेटिव साइन यहाँ प्लस कर दो 2t स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर में से टी स्क्वायर बचेगा तो t स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1। देखो ये कट गया तो ये हो जाएगा 1, इसमें से t कॉमन ले लो माइनस टी, तो 1 प्लस टी स्क्वायर भी कट जाएगा, यहाँ से कट गया 1, यहाँ से t कॉमन ले लो तो 1 प्लस टी स्क्वायर भी कट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1, लो t की जगह हो जाएगा 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 1। देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का हाफ एंगल कॉन्सेप्ट का सीधे एप्लीकेशन हुआ, तो इस तरीके से ये सवाल भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? नोट कर लो इसको, चलो चलिए सवाल नंबर 19। देखो यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम्स आ रहा है, ठीक है ना। वर्ड प्रॉब्लम सब देखो तुमको कह रहा है बाय द मेथड ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, सोचना ध्यान से। अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। 30,000 रुपये को 2 अलग, एक 5% इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करना है, एक 7% इंटरेस्ट पे, ठीक है।
एंड यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड। तो ठीक है, लेट फर्स्ट पार्ट जो है वो x है, तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा 30,000 माइनस x। ठीक, अब यहाँ से कह रहा है कि इफ़ द ट्रस्ट, अब यहाँ से समझना द एनुअल इंटरेस्ट, टोटल एक साल में इंटरेस्ट जो मिलेगा, तो एक बात समझना कि ये अलग है और ये अलग है। मतलब अब यहाँ पे जो तुम मैट्रिक्स फॉर्म करोगे, एक मैट्रिक्स होगा इसका और रेट जो दिया हुआ है, दो रेट है, कितना है 5% और दूसरा कितना है 7%। ठीक है, तो अब हमारे पास दो मैट्रिक्स होगा, दो मैट्रिक्स होगा, तुमको दो अलग अलग चाहिए क्योंकि रिजल्टेंट कितना है, दोनों का सम होकर 1800 आ जाए। अब इन दोनों में एक हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, किसका, सम का, और एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट कैसे निकलता है, P इंटू आर इंटू टाइम तो 1 है बाई 100। तो अब यहाँ से पहला मैट्रिक्स यहाँ फॉर्म करते हैं। अब यहाँ मैट्रिक्स दो तरह का बन सकता है, दो ही एलिमेंट है, पॉसिबल है 1:2 का या 2:1 का। ध्यान से समझना है, यहाँ से इसको फॉर्म करते हैं 1:2 या 2:1 का करेंगे। और यहाँ जो रेट वाला है इसके पास भी दो एलिमेंट है, तो इसका भी कर सकते हैं 1:2 का या 2:1 का। हमारे पास यहाँ तक ये सवाल ऐसा होना चाहिए कि इंटरेस्ट दोनों का जोड़ के एक सिंगल 1800 यहाँ पर से दिया हुआ। देखो ये बात एकदम ध्यान से समझना, मैट्रिक्स के ऑर्डर का यहाँ इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। कह रहा है कि जो यहाँ पे है 1800 रुपये आ जाए, मतलब ऑर्डर जो हो क्या हो 1:1 हो। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ऐसा रिजल्टेंट आना चाहिए, पहले तो इसको चूज़ करना है कि इसका ऑर्डर क्या लें। अगर इसका 1:2 लेते हो, ठीक, और समझ में आ रहा, ध्यान से देखना है ये चीज़, एक मिनट को, इसका पॉसिबल क्या है 1:2 या 2:1, इसका अलग मैट्रिक्स फॉर्म करना है, प्रिंसिपल का रेट का अलग, और इसका भी क्या बन सकता है 1:2 2:1। अगर 1:2 इसका लेते हो और इसका 1:2 लेते हो तो प्रोडक्ट होगा ही नहीं, और इसका 1:2 लेते हो पहले वाले का और इसका 2:1 लेते हो तो प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका कॉलम रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या है था 1:1। अब तुम बोलोगे सर दूसरा, अब यहाँ तो मिल गया हमको कि इसका फॉर्म करेंगे 1:2 1:2 मतलब एक रो और दो कॉलम, यानी हो जाएगा x 30,000 माइनस x, और जो b फॉर्म करेंगे वो होगा 2:1 का, मतलब 5/100 7/100। ठीक है, अब a b करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि इसको प्रोडक्ट करने के बाद रिजल्टेंट 1:1 आ जाएगा, आ जा रहा है। और यहाँ 2:1 अगर मान लो ये लेते हो तो भले ही ये प्रोडक्ट हो जाएगा, बट मैट्रिक्स 2:2 का बनेगा, जो कि एकदम मीनिंगलेस है। इसीलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कहा जाता है कि इस बात को हम लोग मैट्रिक्स से रेट करें कि इधर 1800 आना चाहिए, यानी हो जाएगा x 30,000 माइनस x, ये एक में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7/100 5/100 बाई 7/100 इज इक्वल टू 1800। बस प्रोडक्ट करेंगे इसको इससे, इसको इससे, एक सिंपल यहाँ से एक प्रोडक्ट हो ही जाएगा, ये हो जाएगा 5x/100 प्लस यहाँ हो जाएगा 21 2,10,000 माइनस 7x/100 इज इक्वल टू 1800। बस इसको उधर भेज दो, 1,80,500 क्या माइनस 2x, और 1,80,000 में से 2,10,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस 2x इक्वल टू माइनस 30,000, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 15,000। तो 15,000 15,000 दो इक्वल में बांटेंगे तब जाके इंटरेस्ट 1800 मिलेगा। हालांकि कितना आसान होता है अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, बट ये रूल बोल दिया कि तुमको इसको किससे बनाना है, मैट्रिक्स से बनाना है। इसका दूसरा क्वेश्चन सेम है, कह रहा है कि हाँ 1800 नहीं, उसको इंटरेस्ट तुमको कितना मिले 2000, तो बस यहाँ 2000 रख देना, सेम सवाल बन जाएगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है कि तुम किस तरीके से प्रोडक्ट करते हो, समझ में आ रहा है ना। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप। अगला देखो सवाल नंबर 20 की बात करें, समझ में आ गया। सवाल नंबर 20 कह रहा है कि द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक। देयर सेलिंग प्राइस है। अब देखो यहाँ पे 2 है, पहले यहाँ पे अब तुम कितना बच्चा वाला सवाल दिए 1 या 2 में करते थे तुम, लेकिन इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से बनाना है। कह रहा है कितना 10 डजन केमिस्ट्री, 8 डजन फिजिक्स और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक है। देयर सेलिंग प्राइसेस 80 60 एंड 40। अब ये बात ध्यान से समझना, हम अगला सवाल बता रहे हैं तुमको। इसमें कह रहा है कि फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। देयर सेलिंग प्राइस 80 60 40। अब यहाँ पे कितना फ़ायदा मिलेगा इसको, सिंपल है। यहाँ पे इससे क्या बन सकता है, इसमें 3 है यानी 1:3 या 3:1 इसका फॉर्म कर सकते हैं। इसका भी क्या है 1:3 3:1। अब टोटल बेनिफिट यानी उधर एक ही आंसर आना चाहिए, सेम चीज़। यानी इधर अगर इसको 1:3 लेते हो तो 1:3 इसका 1:3 नहीं ले सकते, प्रोडक्ट ही नहीं होगा, फिर इससे कर देंगे तो 1:1 आंसर आ जाएगा, सिंपल। यानी इसको फॉर्म करेंगे हो जाएगा 10 डजन करना 120
12 96 120 और ये हो जाएगा 80 60 40। इसको प्रोडक्ट कर दो, ऐसे बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 20। सवाल नंबर 21 और 22 बहुत कॉन्सेप्चुअल है, वो भी देख ही लो। रिस्ट्रिक्शन ऑन n के यहाँ बता दिया कि x है, इसका ऑर्डर है 2:n, y जो है इसका ऑर्डर है 3:k, z जो है इसका ऑर्डर है 2:p, w जो है इसका ऑर्डर है n:3, p जो है इसका ऑर्डर कैपिटल P इसका ऑर्डर है स्मॉल p इंटू k। अब तुमसे कह रहा है कि द रिस्ट्रिक्शंस ऑन NKP। अब ये ध्यान से समझना कॉन्सेप्चुअली कैसे है ये सवाल। WY, अब दो मैट्रिक्स तभी ऐड होगा जब दोनों कंपेरेबल हो, मतलब इन, क्योंकि देखो PY करोगे तो एक नया मैट्रिक्स आएगा, WY करोगे तो एक नया मैट्रिक्स आएगा, तो इन दोनों का ऑर्डर जब तक कंपेरेबल या इक्वल नहीं हो तब तक ऐड नहीं होगा। P का कितना है? P है P:k और Y का कितना है 3:k। प्रोडक्ट होने के लिए पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे K को 3 के इक्वल होना पड़ेगा तभी प्रोडक्ट होगा। और W का कितना है n:3 और Y कितना है 3:k। तो देखो यहाँ तो 3 इक्वल है ही, मतलब K का वैल्यू 3 होना चाहिए। और यहाँ पे जो इसका और जो रिजल्टेंट ऑर्डर आएगा उसका क्या हो जाएगा P:k और इसका रिजल्टेंट आ जाएगा n:k। तो देखो यहाँ K तो सेम है, एक और क्या है P और N आपस में इक्वल होना चाहिए। फिर से समझो, पहले तो इनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करना चाहिए, प्रोडक्ट एग्जिस्ट करने के लिए ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे ये दोनों तो इक्वल है ही। अब यहाँ पे K का भी 3 होना चाहिए, तो 3 हो जाएगा। और यहाँ जो रिजल्टेंट ऑर्डर का मैट्रिक्स है वो हो जाएगा P:k, यहाँ n:k। तो K तो सेम है और P और N, मतलब दो कंडीशन क्या हो जाएगा, n3 के इक्वल और Pn के इक्वल। n3 के इक्वल, सॉरी हाँ K3 के इक्वल और Pn के इक्वल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए सही है। अब अगला कह रहा है कि इफ n इज इक्वल टू पे, यहाँ दिया हुआ है 7x - 5z। अब कह रहा है कि n और p बराबर है, n और p आपस में बराबर है, तो कह रहा है कि इस x का यहाँ क्या है 2:n और z का है 2:p। भाई साहब अब ये दोनों कॉम्पेरेबल होने के लिए 2 और 2 तो इक्वल है ही, समझ में आ रहा है। 2 यानी n इज इक्वल टू p। अब यहाँ ध्यान देना, मतलब n और p यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, ये तो गिवन भी है और यहाँ कंडीशन भी है। मतलब जो कह रहा है कि इसका जो रिजल्टेंट होगा या तो 2:n लिख सकते हैं, तो 2:p, क्योंकि दोनों सही है। समझ रहे हो? देखो n और p, क्योंकि दो मैट्रिक्स तभी ऐड सब्ट्रैक्ट होता है जब दोनों कंपेरेबल हो। कंपेरेबल मतलब दोनों का ऑर्डर सेम हो, तो 2 तो सेम है, तो n और p को भी यहाँ सेम होना पड़ेगा। अब 2:n 2:p कह रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन 2:n है। अगर 2:p भी देता तो सही होता, क्योंकि n और p इक्वल है आपस में। समझ में आ रहा है? ये खत्म हो एक्सरसाइज। बहुत ज़्यादा डन नहीं था, एक आध दो सवाल से 13 और 18 या 19 कहेंगे। अब इस बेस पे अलग एक्सरसाइज से NRS करवा लिया, जहाँ से मिलता है अलग अलग सवाल बनाओ। अगले दिन हम लोग इसकी सम प्रॉपर्टीज़ करेंगे मैट्रिक्स का। एक्सरसाइज लगभग खत्म ही है। मिलते हैं क्लास में कुछ नई समस्याओं के साथ। बाय बाय।